सो वेलकम बैक अवर सीरीज जो हम लेबर लॉ कंप्लीट कर रहे थे उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सेकंड लास्ट है ये। इसके बाद एक और टॉपिक है, देन हमारा लेबर लॉ का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे हम कि मैटरनिटी क्या होती है, मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्ट कब आया था, इसका नेचर क्या होते हैं, प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं, लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन सी चीजें, रोल क्या होता है इंस्पेक्टर का इसके अंदर, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला बोल रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के फॉर्मेट में है ये। तो एक्सप्लेन द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबिलिटी, सेलेक्ट फीचर्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, नेचर एंड अदर प्रिविलेजेस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो नाउ स्टार्ट। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 कब का एक्ट है ये? 1961 का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द राइट ऑफ वर्किंग वुमेन ड्यूरिंग देयर मैटरनिटी पीरियड। ठीक है, ये डिजाइन किस लिए किया गया है कि टू प्रोटेक्ट द सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वर्किंग वुमेन। जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो मतलब जो बिजनेस करती हैं या जो वर्क करती हैं आउटसाइड द होम, उनके लिए बेनिफिट्स के बारे में बात करता है कि उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कब? ड्यूरिंग देयर मैटरनिटी पीरियड, जब उनका मैटरनिटी पीरियड होता है उस टाइम पे कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके राइट्स को। ठीक है, जो प्रेग्नेंट्स होती हैं एक तरीके से ये बोल सकते हैं। उसके बाद में प्रेगनेंसी के बाद में जो बच्चा डिलीवर होता है उस टाइम का जो पीरियड होता है उसको मैटरनिटी पीरियड बोलते हैं। आगे हम देखेंगे मैटरनिटी होती क्या है। तो दिस लॉ प्रोवाइड्स फॉर द मैटरनिटी रिलीफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब प्रोटेक्शन एंड वर्क प्लेस फैसिलिटी दैट इनेबल द वुमेन टू बैलेंस देयर प्रोफेशनल एंड मैटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करता है एक्ट? प्रोवाइड कराता है मैटरनिटी रिलीफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब प्रोटेक्शन, वर्क प्लेस फैसिलिटीज और इनेबल करता है वुमेन को कि वो बैलेंस कर सकती है अपनी जो प्रोफेशनल है और जो मैटरनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को बैलेंस करके चल सकती है। द एक्ट इंश्योर दैट द फीमेल एम्प्लॉयज रिसीव paid maternity relief, allowing them to recover from the childbirths and take care of their newborn without the fear of losing their livelihood। ठीक है, ये एक्ट क्या इंश्योर करता है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिसीव किया जाता है पेड मैटरनिटी रिलीफ की जाती है, मतलब जब वो लीव पे होती है मैटरनिटी रिलीफ पर, तो उनको पेड किया जाता है। ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं जितना जो भी होता है फिक्स अमाउंट। एंड अलाइंग देम टू रिकवर फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ एंड टेक केयर ऑफ देयर न्यूबॉर्न विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग देयर लाइवलीहुड। देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट पीसेस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। मतलब जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो भी लेजिस्लेशंस हैं उनमें से एक क्या है हमारा, ये है सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एक्ट। कौन सा है? द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961। एन एक्ट टू सेफगार्ड द डिग्निटी ऑफ द मदरहुड एंड प्रोटेक्ट द वुमेन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी and childbirth and the postnatal period. The Act reflects the constitutional commitment of the Indian state to ensure that no woman is compelled to choose between the motherhood and employment। ठीक है, इससे जो भी जो मदर है ना उसको ये चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिले, ऑप्शन नहीं है उसके पास में कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट चुने या फिर मदरहुड चुने। ठीक है, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, उसके पास दोनों चीजें वो रहेंगी। ये स्टेट इंश्योर करता है इसमें। स्टेट की इंश्योर लाइबिलिटी होती है, इसमें ड्यूटीज होती है कि वो इन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करके रखेगा उसकी को। मदर इज नॉट मेयरली अ बायोलॉजिकल इवेंट, इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो मदरहुड होता है ना ये केवल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन नहीं, इवेंट नहीं होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, दैट कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूटी एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। प्रेगनेंसी ऑफर इम्पोज फिजिकल इमोशनल फाइनेंशियल बर्डन ऑन द वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके ऊपर फिजिकल इमोशनल फाइनेंशियल तरीके से सब तरीके से बर्डन होता है उनके ऊपर। And without the statutory protection, many women historically faced dismissal, loss of wages, unsafe working conditions, and discrimination during the pregnancy। ठीक है, अब जब तक यहाँ ये कानून नहीं था, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब तक ऐसा कोई लॉ या लेजिस्लेशन नहीं था, तो काफी सारी वुमेन ने क्या किया था, बहुत सारी चीजों को फेस किया था, डिसमिसल को, लॉस ऑफ वेजेस को, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस को एंड डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Recognizing these hardships, Parliament enacted the Maternity Benefit Act to guarantee the paid maternity relief, job security, medical assistant, and other related benefits। ठीक है,
देखो, ये एक्ट क्या बोल रखा है, द एक्ट हैज अ डुअल पर्पस। एक्ट का क्या होता है, डुअल पर्पस होता है। फर्स्ट क्या बोलता है, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन एम्प्लॉइज। क्या करेगा ये, प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ को एंड डिग्निटी ऑफ द एम्प्लॉय। वुमेन एम्प्लॉय जो है उसकी हेल्थ एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का एम है इसका। दूसरा क्या है इसका, इंश्योर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो चाइल्ड के लिए क्या प्रोवाइड करा सके, वो एक हेल्दी डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सके। किस कैसे करा सकते हैं, बाय अलाइंग द मदर्स एडिक्वेट टाइम फॉर रिकवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट केयर। जिससे कि अब जो मदर है ना उसके पास पर एकदम प्रॉपर और एडिक्वेट टाइम हो, जिससे वो अपने बच्चे की केयर कर सकती है, उसको ब्रीस्ट फीडिंग करवा सकती है, रिकवरी कर सकती है बच्चे के साथ में एकदम इन्वायरमेंट में, उसको बच्चे को एकदम हेल्थी एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सके। ये इसका पर्पज होता है। दूसरा, द legislation is an example, expressions of the welfare state philosophy embodied in the Constitution of India and implements Article 42, which direct the state to make provisions for the just and human condition of the work and maternity relief। ठीक है, इस लेजिस्लेशन ने क्या किया है, एकदम से जो स्टेट पॉलिसी फिलोसफी है ना उसको क्या किया, उसको सपोर्ट किया एक तरीके से। और जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 42 बात करता था, उसको भी यहाँ पे ड्यूटीज जो है स्टेट की उसको फुलफिल किया है, कि स्टेट की ड्यूटीज होती थी कि वो क्या करेगा, ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जिससे कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड की जा सके जो वर्क होते हैं उस जगह पे, मैटरनिटी रिलीफ के टाइम पर। ठीक है, मैटरनिटी के टाइम पे उनको रिलीफ दिया जा सके, उनको एकदम ह्यूमन एंड जस्ट कंडीशंस उनको प्रोवाइड किया जा सके। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी एंश्योर करता है। The act was significantly strengthened through the Maternity Benefit Act, Amendment Act 2017। ठीक है, तो जो इसका 2017 में जो अमेंडमेंट आया था ना, इसने इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है इस एक्ट को, विच इंक्रीज द मैटरनिटी रिलीफ। अब मैटरनिटी लीव को, जो लीव है ना, इसको इसने इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स, इंड्यूस introducing benefits for the adoption and companioning mothers, mandate crèche facilities and recognized work from home अरेंजमेंट वेयर फीजेबल। ठीक है, तो अभी इससे क्या हो गया, देखो एक तो ये हो गया कि मैटरनिटी जो भी लीव है ना, उनका टाइम पीरियड एक्सीड हो गया, उनका इंक्रीज हो गया, 12 वीक से 26 वीक्स हो चुका है। एंड जो भी जो पहले अडोप्टिव या फिर जो कंपेंशन मदर्स होते हैं उनको भी अब अपॉर्चुनिटी दी गई है इस तरीके की चीजों के लिए। ठीक है, एंड उनके लिए अब वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम भी जो भी लेडी हैं, जो भी वुमेन है, वो अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, thus the maternity benefit act is not merely a labor law, it is a law promoting the social justice, gender equity इक्वालिटी, पब्लिक हेल्थ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, ये केवल एक लेबर लॉ नहीं है, ये क्या है, ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, जेंडर को, इक्वालिटी को, पब्लिक हेल्थ को एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा उसके अमेंडमेंट के बारे में देखते हैं। तो इन द 2017 द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड, सिग्निफिकेंटली एनहांसिंग द प्रोविजंस ऑफ द 1961 एक्ट। द अमेंडमेंट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द मैटरनिटी लीव। इसने क्या किया है, जो ड्यूरेशन है ना उसको क्या किया, इंक्रीज किया है। introduced the work from home option and mandated the creche facilities in the workplace, which is a substantial number of employees. These articles develop into the salient features of the Maternity Relief Act 1961 and its amendment to understand how it's protect the rights। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि हम इसमें क्या बात करते हैं, जो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये क्या है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ हम किस तरीके से वुमेन एम्प्लॉय है उसके राइट्स को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं उनकी वेलबींग्स को। तो इसके लिए हमें क्या प्रोवाइड की गई है, तो कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ड्यूरेशन में चेंज कर दिया है, वर्क फ्रॉम ऑप्शन कर दिया है। ठीक है, और जो भी हमारी क्रच फैसिलिटीज है उनको क्या कर दिया है, उनको मैंडेट कर दिया है। ठीक है, क्रच फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, ये मैंडेट कर दिया वर्क प्लेस के अंदर। इसमें क्या होता है कि एक डेडिकेटेड चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि जो भी इन्फेंट्स होते हैं या यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है ड्यूरिंग द डे वाइल देयर पेरेंट्स द गार्जियंस आर एट वर्क और स्टडिंग और अदरवाइज एंगेज। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि जब भी उनके पेरेंट्स वगैरह होते हैं, गार्जियंस होते हैं, जब वो बिजी रहते हैं अपने कामों में, अपने जो भी ऑफिस के वर्क होते हैं उनमें बिजी रहते हैं, तो उनके लिए उन्हीं ऑफिस में और उनके जो भी वर्क प्लेस होता है वहाँ पे एक डेडिकेटेड चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कैच फैसिलिटीज। ठीक है, जो कि जो भी इन्फेंट्स होते हैं या यंग चाइल्ड्स होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए होते हैं। अब हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ था, क्या स्टार्टिंग में ये था कि नहीं था इस रिगार्डिंग में। ठीक है, तो देखो 1961 से पहले ये चीज एक तरीके से लेजिस्लेशन के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें, तो द कंसेप्ट ऑफ मैटरनिटी प्रोटेक्शन इमर्ज्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट ड्यूरिंग द अर्लियर 20th सेंचुरी। ठीक है, जो जो अर्लियर 20th सेंचुरी में ये जो है लेबर लॉ की तरह इंटरनेशनल जो लेबर मूवमेंट था उसके द्वारा इसको इमर्ज किया गया था। इसमें क्या हो गया था,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो भी ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकॉग्नाइज किया प्रेगनेंसी इज द सोशल फंक्शन रिक्वायरिंग द लीगल प्रोटेक्शन। एक सोशल फंक्शन है और जिसको जरूरत है इसको प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, लीगली प्रोटेक्ट करने की इसको जरूरत होती है। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मैंडेट मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन हुआ था 1990 के अंदर, इसमें बोला गया था दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन डीलिंग द एक्सक्लूसिवली विद द मैटरनिटी बेनिफिट। ये पहला एक कन्वेंशन था जिसमें हमने एक्सक्लूसिव तरीके से मैटरनिटी प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी। हालांकि पहले से चीजें चलती रहती थी, लेकिन उनका एक्सप्रेस कहीं रिकॉर्ड नहीं है, कहीं भी कोई भी चीज लिखी नहीं है कि इस तरीके से चीजें होती हैं या उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पहला कन्वेंशन था, फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन था जिसने की एक्सक्लूसिव तरीके से मैटरनिटी प्रोटेक्शन के बारे में डील की थी। इट रिकमेंडेड, इसमें क्या चीजें बताई गई थी कि जब पेड मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसमिसल, कि उनको डिसमिस नहीं किया जाए प्रेगनेंसी के दौरान पे या फिर उनके चाइल्ड डिलीवर हुआ उस टाइम पे, तो उससे प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड की जाए एंड नर्सिंग ब्रेक्स उनको दिए जाए इस तरीके से। although limited in the scope it laid the foundation of modern maternity। हालांकि ये इसमें स्कोप जो था बहुत कम था, नैरो था, हालांकि बहुत सारी चीजें जो है एक्चुअल में वर्क नहीं की गई थी, लेकिन इसने क्या किया था, एक फाउंडेशन क्रिएट कर दिया था कि मॉडर्न मैटरनिटी जो लेजिस्लेशन है ना उसके लिए एक बेस, कंप्लीट बेस बना के तैयार कर दी। जो लोगों की नजरों में, लोगों के जहन में ये चीज आई, तो वो और ज्यादा इनके प्रति क्या हो गए थे, जागरूक हो गए थे, और वो चीजों के इनके लिए क्या हो गए थे, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हो गए थे एंड वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिमांड करने लगे थे। देन फिर क्या हुआ था, इंटरनेशनल लेबर मॉनेटरी प्रोटेक्शन कन्वेंशन, फिर 1952 का कन्वेंशन हुआ था। दिस कन्वेंशन एक्सपेंडेड द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द वर्क वुमेन वर्कर, ठीक है। अब इसमें एक्सपेंड कर दिया गया कि मतलब स्पेसिफिकली बात कर दी गई थी कि वुमेन वर्कर जो होता है ना उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इस टाइम पे। मेजर प्रोविजंस इंक्लूड करते थे कि लॉन्गर मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, ठीक है, कैश बेनिफिट्स होना चाहिए, मेडिकल केयर होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, नर्सिंग ब्रेक्स होनी चाहिए, ठीक है। और ज्यादा एक्सप्रेसली तरीके से इस चीज को रखा गया था। देन थर्ड कन्वेंशन आया था 2000 के अंदर। द लास्ट कन्वेंशन मॉडर्नाइज्ड मैटरनिटी मैटरनिटी प्रोटेक्शन बाय एम्फसाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रीस्ट फीडिंग राइट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी। ये लास्ट कन्वेंशन था मैटरनिटी का इंटरनेशनल लेवल लॉ के तौर पे, ठीक है। इसमें हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ब्रीस्ट फीडिंग का राइट दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, एंड सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। इट एनकरेज द मेंबर्स स्टेट और टू स्ट्रेन द मैटरनिटी बेनिफिट। इसने क्या किया था, जो स्टेट मेंबर थे, जो भी इसके पार्ट बने थे, उनको एक एनकरेज किया कि वो इस तरीके से प्रोविजंस जो है लेजिस्लेशन अपने अपने जो भी कंट्री है, स्टेट्स है, उनके अंदर लेके आ सकते हैं। देन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है, 1979 का था। ये जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन रिक्वायर्ड द स्टेट टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या बोला गया था कि स्टेट क्या करे, एलिमिनेट करे वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन इन द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड कराए मैटरनिटी बेनिफिट। कि जो स्टेट है ना वो क्या करे, एलिमिनेट करे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के अगेंस्ट में, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है एट द वर्क प्लेस के ऊपर या फिर कहीं भी होता है डिस्क्रिमिनेशन, उसको क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, एंड उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स, उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसका एक आर्टिकल था, आर्टिकल 11, उसमें क्या बात की गई थी कि ऑब्लिगेटेड स्टेट टू स्पेसिफिकली ऑब्लिगेटेड स्टेट टू प्रिवेंट डिसमिशल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी, के क्या किया जाए, जो डिसमिशल हो रहा है ना प्रेगनेंसी के ग्राउंड पे, उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, एंड प्रोवाइड किया जाए पेड मैटरनिटी रिलीफ पेड किया जाए, एंड प्रोटेक्ट किया जाए एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द मैटरनिटी, ठीक है। इंडिया इज द पार्टी और टू द जो भी ये कन्वेंशन था, इसका पार्टी कौन थी, इंडिया थी। ECEWDAW का पार्टी इंडिया, इंडिया ही इसका पार्टी थी, एंड इसने भी अपने क्या किया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अलाइन विद दीज ऑब्लिगेशन। तो हमारा जो भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था 1961 का, ये इसी के बेसिस पे आया था, ठीक है। इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया था। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइडेड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था, एक्ट कंट्रीब्यूट टू सेवरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग गुड हेल्थ वेल बीइंग होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, जिसमें 17 पॉइंट्स है, उसके अंदर ये वाले पॉइंट्स भी हैं। जैसे गोल थर्ड के अंदर बोल रखा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग होनी चाहिए, 6 बोल रहा है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, सेफ सॉरी 5, एंड 8 में बोल रखा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह ये होनी चाहिए।
ठीक है? तो हर तरीके से हमें ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि किस तरीके से हम वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मैटरनिटी के टाइम पर, या फिर उनको हम डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वर्क प्लेस पे उसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, उनके हेल्थ एंड वेलबींग का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हर एक चीज़ पे मतलब इंटरनेशनल जितने भी हमारे कन्वेंशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उन सब जगह मिल जाएँगी, ठीक है? फिर क्या हुआ था? फिर नेक्स्ट बोल रखा है डेवलपमेंट ऑफ द मैटरनिटी रिलीफ इन इंडिया। अब देखो मैटरनिटी का इंडिया के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। बिफोर द इंडिपेंडेंट मैटरनिटी बेनिफिट्स वर रेगुलेटेड थ्रू द फ्रेगमेंटेड प्रोविजंस लॉज रिजल्टिंग इन द अनइवन प्रोटेक्शन। मतलब किसी कोई ऐसा एक्सप्रेसली कोई लॉज वगैरह नहीं थे। मतलब जो भी स्टेट जो थे वो अपने अकॉर्डिंग बना ले रहे थे, इस तरीके से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स नहीं थे। ठीक है? जैसे कि बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना था, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट किए थे ये सारे। मद्रास भी था, बंगाल के अंदर भी था, एंड माइन्स मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, माइन्स जो माइन्स वगैरह में काम करते हैं ना, उनके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था ये, ठीक है? तो इस तरीके से थे, लेकिन वो एक्सप्रेसली हम नहीं बोल सकते कि वो इस सारे वुमेन के लिए या जो भी है पूरे होल वर्ल्ड या पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं थे इस तरीके से, ठीक है? तो ये बस छोटे-छोटे पार्टों पे एग्जिस्ट करती थी ये चीज़ें। Different states prescribe different standard leading inconsistency. After the independence, there were a need for the uniform national laws. ठीक है? अभी मैंने बात की थी कि हर एक स्टेट में अलग-अलग चीजें थी, अलग-अलग तरीके से प्रोटेक्शन थे, उनके लिए लीव के अलग थे, ये सारी चीजों के लिए अलग-अलग थे। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद में हमें ये चीज महसूस होने लगी कि हमें एक ही चाहिए, जो भी चाहिए ना पूरे इंडिया के लिए हमें एक यूनिफॉर्म चाहिए, जो भी नेशनल लॉज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए हमारा। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, which came into force टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क थ्रू द इंडिया। जिसमें क्या आ गया, हमारे पास एकदम से कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क आ गया था इंडिया के अंदर, जिसको जो हमारे किस बारे में बात करता था, मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करता था, किस तरीके से हम वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? मैटरनिटी क्या होती है, अब हम पूरी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं आगे कि क्या किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे बच्चों को। ठीक है? किस तरीके से उनको राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, क्या वहाँ पे जो कैच फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, किस नहीं जाएंगी, ये सारी चीजें हम यहाँ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट बोल रखा है मीनिंग क्या होती है। देखो मैटरनिटी होता क्या है, द वर्ड मैटरनिटी ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैटर विच मीनिंग मदर। ठीक है? तो ये लैटिन जो वर्ड होता है मैटर, उससे ये डिराइव्ड हुआ है, जिसका मदर मीनिंग होता है मदर। इन द लीगल टर्मिनोलॉजी मैटरनिटी रेफर्स टू द कंडीशंस ऑफ द कंडीशन द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी। ठीक है? तो मैटरनिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रेगनेंसी का टाइम जो होता है वो आता है, एंड चाइल्ड बर्थ जो होता है वो, एंड जो पीरियड होता है डिलीवरी के बाद का जो इमीडिएट फॉलोइंग पीरियड्स होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। द लॉ रिकॉग्नाइज दैट प्रेगनेंसी टेम्परली अफेक्ट्स द वुमेन्स कैपेसिटी टू वर्क एंड देयरफॉर प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। ठीक है? अब इसमें क्या बोल रखा है, लॉ ने भी ये चीज रिकॉग्नाइज किया कि जो प्रेगनेंसी के जो टाइम पे होता है ना, जो तो वुमेन को क्या है, थोड़ा बहुत जो कैपेसिटी होती है ना उसकी अफेक्ट होती है टेम्पररी तौर पर। जो वुमेन की कैपेसिटी होती है वो अफेक्ट होती है एज पर द वर्क के रिगार्डिंग। तो इसीलिए उसको स्टैट्यूटरी तरीके से प्रोटेक्शन देना जरूरी है। ठीक है? मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या होता है, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स रेफर टू द पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड अदर स्टेट्यूटरी फैसिलिटीज ग्रांटेड टू अ वुमेन एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है? तो जब उसका मैटरनिटी रिलीफ है, लीव चल रहा है, उस टाइम पे जो भी उस वुमेन को एम्प्लॉइंग वुमेन को जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस या अदर स्टेट्यूटरी फैसिलिटीज जो दी जाती हैं, वो सारा हमारा मैटरनिटी बेनिफिट्स के अंदर होता है। जैसे कौन कौन सी चीजें होती है, पेड मैटरनिटी लीव हो गया, मेडिकल बोनस हो गया, नर्सिंग ब्रेक्स हो गए, लीव फॉर मिसकैरेज मिसकैरेज हो गया उसके लिए लीव। ठीक है? और टुबेक्टोमी लीव्स हो गए, या फिर इलनेस वीक्स हो गए। ठीक है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसमिसल हो गया, कैच फैसिलिटीज हो गई, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन वाला हो गया। ठीक है? यहाँ पे भी जैसे वर्क प्लेस के अंदर एप्लीकेबल होती थी, वहां पे ये चीज दी जाती थी उनको। दस द मैटरनिटी बेनिफिट इज नॉट कन्फाइंड टू द वेजेस अलोन। मतलब केवल ये नहीं है कि वेजेस ही प्रोवाइड कराना एक बेनिफिट के अंदर आता है, नहीं, उसको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना जिससे कि उसको हेल्प हो सके। ठीक है? जो भी एनवायरनमेंट उसके चारों ओर चल रहा है उसमें हेल्प हो सके उसको अपना एकदम राइटफुल तरीके से रहने का। ठीक है? तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, नॉट ओनली द वेजेस बट ऑल्सो द ऑल द फैसिलिटीज जो उसको जो उसको प्रोटेक्ट कर सकती हैं उसके राइट्स एंड प्रिविलेजेस को। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है? व्हाई मैटरनिटी प्रोटेक्शन नेसेसरी, अब क्यों नेसेसरी होता है, तो बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस लेजिस्लेशन वुमेन एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड सेवरल हार्डशिप्स, क्योंकि बहुत सारी उनको हार्डशिप देखनी पड़ती थी, जैसे लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द प्रेगनेंसी की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट का फेस करना पड़ता था, लॉस का। डिनाइल ऑफ द वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव, डिनाइल हो जाता था वेजेस के लिए। असाइनमेंट्स टू द हजार्डियस एंड फिजिकल डिमांडिंग वर्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
ठीक है? उनको असाइन किए जाते थे हज़ार्डियस एंड फिजिकल डिमांड की जाती थी वर्क करने की, मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रेशर होता था उनके ऊपर काम का प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक है? एंड एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग फैसिलिटीज, ठीक है? एंड लैक ऑफ मेडिकल सपोर्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन होता था उनका। ठीक है? दीज कंडीशन एंडेंजर द बोथ मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ। ये कंडीशन क्या करती थी, दोनों को एंडेंजर करती थी, मैटरनल को भी एंड चाइल्ड हेल्थ को भी। The Act addressed these problems by ensuring economic income security, employment security, health protection, dignity of the woman and child welfare. इन बेसिस के ऊपर ये एक्ट को क्या किया गया था, एड्रेस किया गया था, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं पर्पस क्या है इस एक्ट का एंड स्कोप क्या है। तो देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ वुमेन बिफोर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है? प्राइमरी पर्पस क्या है, रेगुलेट करना जो भी उसकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। इट अप्लाई टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल इंक्लूडिंग। देखा, ये जितने भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं ना जहाँ 10 और मोर एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, उन सारे के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो गई, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, फैक्ट्रीज, माइंस, ठीक है, एंड प्लेटेंशियंस हो गए, शॉप्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गए जहाँ 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हो। This laws ensure that the women employees are entitled to the maternity benefit, including the paid leave, medical benefits, and job security, enabling them to take necessary time off for the children's birth and the postnatal care without the financial डिस्ट्रेस। ठीक है? बिना उनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस किए, ना उनकी वेजेस को कम किए, उनको डिसमिस करें, हम उनको क्या कर सकते हैं, पेड, और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके जो भी राइट्स वगैरह हैं उनको, और उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं चाइल्ड बर्थ को भी, और उसकी केयर कर सकते हैं, आफ्टर द पोस्टरनल केयर कर सकते हैं उसको। तो इसीलिए ये एक्ट किया गया है, ये सारी चीजें इंश्योर करता है। ठीक है? अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, कोई भी वुमेन है वो कब एलिजिबल मानी जाती है कि उसको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है? तो टू बी एलिजिबल फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट अंडर द दिस एक्ट, अ वुमेन एम्प्लॉई मस्ट हैव वर्कड। ठीक है? जो भी वुमेन एम्प्लॉई है ना उसको वर्क करना चाहिए, हैव वर्क फॉर मिनिमम ऑफ 80 डेज इन अ 12 मंथ्स। ठीक है? 12 मंथ्स के अंदर उनको 80 डेज का वर्क करना चाहिए, प्रोसीडिंग हर एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट। जिस दिन उसको एक्सपेक्टेड है कि डिलीवरी डेट इस दिन है, तो उससे पहले उसको क्या करना चाहिए, 12 महीने के अंदर अंदर 80 दिन का काम उसको कंप्लीट करना चाहिए। एंड बी एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉइज। ठीक है? और ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पे वो एम्प्लॉय होनी चाहिए या 10 और मोर एम्प्लॉइज होते हैं। दिस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ensure that women who are actively engaged in their workplace, जो भी एक्टिवली एंगेज होते हैं ना अपने वर्क प्लेस में, वो रिसीव कर सकती है एसेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द मैटरनिटी के टाइम पर। देखो, नेक्स्ट क्या बात करता है, फीचर्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। फीचर्स में क्या बोल रखा है कि ड्यूरेशन पहला है, ड्यूरेशन ऑफ द leave, duration of leave. A woman is entitled to 12 weeks of maternity leave under the terms of the act, not more than 6 weeks of which may come before the due date. International Labour Organization guidelines at the time took into the this account। ठीक है? देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो ड्यूरेशन हमारा सिंपल से, ड्यूरेशन कितना होता है, तो 12 वीक्स का ड्यूरेशन होता है, जो कि हमारे 2017 के बाद में कितना कर दिया हमारा, तो इसमें 12 की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 26 आ जाएगा। ठीक है? 26 वीक्स आ जाएंगे अब। लेकिन इसमें ये बोल रखा है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉट मोर देन द 6 वीक्स ऑफ द विच वे कम बिफोर द ड्यू डेट। जिस दिन हमारे जो भी डेट फिक्स है ना कि जिस दिन डिलीवरी होना है, उस दिन से 6 महीने का ड्यूरेशन नहीं ले सकते आप, 6 महीने पहले लीव नहीं ले सकते हो। ठीक है? मतलब इसमें क्या बोल रखा है कि जिस दिन डेट है ना कि इस दिन डिलीवरी होनी होती है, जिस दिन डेट फिक्स होती है, उस दिन से 6 महीने पहले क्या नहीं ले सकते, आप लीव नहीं ले सकते हो। ठीक है? और जो भी गाइडलाइंस होंगे उनके अनुसार जो देखी जाएंगी सारी चीजें। जॉब प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द एक्ट 1961, इट हैज बीन रूल्ड अनलॉफुल फॉर द एम्प्लॉयर टू फायर, लेट गो टू द वुमन एट एनी टाइम ड्यूरिंग और बिकॉज ऑफ her absence, and however the employer may notify the employees in the writing if the dismissal or discharge is a result of the serious wrongdoing। ठीक है? ऐसे में क्या बोल रखा है, ये प्रोटेक्ट करता है कि जिस तरीके से अगर किसी को फायर कर दिया जाता है, लेट गो कर दिया जाता है किस वुमेन को, क्योंकि वो अपने मैटरनिटी की वजह से क्या हो चुकी है, वहाँ पे एब्सेंट हो चुकी है, या फिर जो भी एम्प्लॉयर है वो नोटिफाई कर देता है, एम्प्लॉय वगैरह को नोटिफाई करेगा राइटिंग में कि आपको डिसमिसल हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है? जो भी सीरियस रॉन्ग डूइंग हुई है उसके रिगार्डिंग, तो इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया गया है एंड नोटिफाई भी किया जाएगा। अगर डिसमिसल वगैरह हो रहा है तो भी नोटिफाई किया जाना पड़ेगा, तो बाद में वो सारी चीजें देखी जाती है।
Remuneration during the leave. The woman who meets the requirement of the maternity leave outlining in the legislation are entitled to the maternity benefit at the rate of the average daily salary for the time and that they are legally absent from the work. देखो इसमें क्या बोल रखा है, जब वो लीव पर है ना, मैटरनिटी लीव के अंदर है, तो उसको क्या किया जाएगा, लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग उसको जो भी उसका जो भी रेट फिक्स किया जाएगा, रेट ऑफ एवरेज डेली जो सैलरी होगी उसके बेसिस पर उसको क्या किया जाएगा, जो भी पेमेंट है वो किया जाएगा। एंड अगर वो एब्सेंट है वर्क से रियल टाइम के अंदर, तो उस तरीके से उसको क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड द ऑप्शन ऑफ रिसीविंग अ मेडिकल बोनस फ्रॉम एम्प्लॉयर इन द इवेंट ऑफ नाइदर pretendal or postpartum care is provided by the letter and at no cost of employee. The employer is responsible for the paying all the debts, including maternity benefits, to the woman's nominee and the legal representative in the event of her death. ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे उसके लिए अगर उसकी जगह पे कोई भी अगर उसकी डेथ हो जाती है इस सारी सिचुएशन के अंदर, अपनी जो भी प्रेगनेंसी उसके टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर, तो वो जितने भी चीजें होंगी ना, जो भी डेप्ट होंगे इंक्लूडिंग मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह, सारे किसको पे किए जाएंगे, जिनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी इवेंट डेथ के इवेंट पर। ठीक है। मतलब बेनिफिट्स तो उनको दिए ही जाएंगे, जिससे कि जो भी बच्चा है उसको उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट की बात करता है, एक्ट की बात करता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट के द ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द मदर। मदर को प्रोटेक्ट करना होता है। बेनी प्रेगनेंसी अफेक्ट द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन एंड एक्ट प्रोवाइड पेड लीव फॉर द रिकवरी। प्रोटेक्शन सेकंड है, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। हेल्दी मदर प्रोड्यूस हेल्दी चाइल्ड एंड द एक्ट प्रमोट दिस वेलफेयर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि प्रेग्नेंट एम्प्लॉइज जो कंटिन्यू कर सकता है, रिसीविंग कर सकते हैं वेजेस को ड्यूरिंग दी लीव के टाइम पर भी वो अपने वेजेस को ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं कैन नॉट टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट मियरली बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी की टाइम। प्रेगनेंसी की वजह से उनको उससे टर्मिनेट नहीं कर दिया जाएगा, केवल इसी वजह से उनको टर्मिनेट नहीं कर दिया जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जेंडर इक्वालिटी, द एक्ट रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन वर्कर्स। ठीक है। वुमेन वर्कर जो क्या करता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया उनके रिगार्डिंग, वुमेन वर्कर्स के रिगार्डिंग। सोशल जस्टिस, द एक्ट प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोटेक्टिंग वुनरेबल वर्कर्स। ठीक है। तो इनका कहता है सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, वुमेन के लिए। अब हम बात करते हैं नेचर क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का नेचर किस तरीके से है। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट इज एसेंशियल बिकॉज इट एक्सप्लेन द फिलोसफी बिहाइंड द लेजिस्लेशन। ठीक है। तो नेचर को हम अंडरस्टैंड इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या किसकी क्या फिलोसफी छिपी हुई है उसके पीछे लेजिस्लेशन की। ठीक है। एंड द कोर्ट हैव कंसिस्टेंटली एम्फसाइज दैट एक्ट इज नॉट मेयरली एन एम्प्लॉयमेंट स्टैट्यूट बट अ वेलफेयर मेजरमेंट। तो एक्ट क्या बोल रखा है, केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट स्टैट्यूट नहीं है, ये एक वेलफेयर मेजर्स है इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट वुमेन वर्कर एंड प्रमोट जस्टिस, सोशल जस्टिस। इसका काम क्या है कि वुमेन जो वर्कर्स है इनको प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना जो सोशल जस्टिस है उसको। तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक वेलफेयर मेजर्स है, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट स्टैट्यूट बट इज ऑल्सो वेलफेयर मेजरमेंट, जिससे क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं सोशल जस्टिस को भी। ठीक है। फर्स्ट इसका नेचर क्या है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज प्राइमरली सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है एंड सोशल वेलफेयर लॉज आर इनेक्टेड टू इम्प्रूव देयर द लिविंग एंड द वर्किंग कंडीशन द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। उनकी लिविंग कंडीशंस क्या होती है, वर्किंग कंडीशंस क्या होती है, उनको इम्प्रूव करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज प्रेगनेंसी टेम्परली अफेक्ट देयर एबिलिटी टू वर्क। ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको रिक्वायर होता है कि उसको क्या किया जाए, सोशल प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो टेम्परेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होती है, वो इनेबल हो जाती है, जिसकी एबिलिटी होती है ना वर्क की, वो अफेक्ट हो जाती है टेम्परेरी तौर पर। द एक्ट सीक्स टू रिकवर रिमूव the economic disadvantage associated with the pregnancy and ensure that women do not lose their income merely because they become mothers। ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। द एक्ट इज ऑल्सो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होता है। बेनिफिशियल स्टैट्यूट इज इंटरप्रेटेड लिबरली टू अचीव इट्स पर्पस। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रहा है, इन द बी शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट Combitors 1997 observed that the Maternity Benefit Act is a beneficial piece of legislation must be interpreted in the favor of the woman। ठीक है। तो ये क्या है, एक बेनिफिशियल पीस है, मतलब ये वुमेन को क्या करता है, बेनिफिशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है काफी सारे। ठीक है। और इंटरप्रेट किया गया है वुमेन के फेवर में, इसको इंटरप्रेट किया गया है, इंटरप्रेटेड इन द वुमेन फेवर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज रेदर देन द इन अ नैरो टेक्निकल मैनर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेबर लो वेलफेयर, लेबर 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 वेलफेयर लेजिस्लेशन, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन।
देखो नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रखा है कि लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, द एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडियाज लेबर वेलफेयर लॉज, इट्स पर्पज इज टू, देखो ये एक्ट एक वेलफेयर जो लेजिस्लेशन है लेबर लॉ की तरह भी क्या करता है, ये क्या करता है, काम करता है। जैसे क्या करता है ये, इट्स पर्पज इज टू, थर्ड बोलता है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, द एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडियाज लेबर वेलफेयर लॉ। ये क्या करता है, एक पार्ट फॉर्म करता है जो इंडिया के जो भी लेबर वेलफेयर है उसके उसका भी ये क्या करता है, पार्ट की तरह इस उसके उसके भी पार्ट की तरह ही काम करता है। इट्स पर्पज, इसका पर्पज क्या है, इंप्रूव करना वर्किंग कंडीशन को, प्रोटेक्ट करना हेल्थ ऑफ द ह्यूमन वुमेन एम्प्लॉयज एंड इंश्योर करना जॉब सिक्योरिटी, गारंटी करना पेड लीव ड्यूरिंग द मैटरनिटी। ठीक है, जैसे लेबर लॉ के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं ना जो भी एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं उनको जो भी कंडीशन वर्किंग कंडीशंस एकदम अच्छे से होती हैं, एंड उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी हेल्थ वगैरह मेडिकल उनको केयर दी जाती है। ठीक है, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे उनका इलीगल तरीके से रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट या स्ट्राइक वगैरह जो भी है ले ऑफ वगैरह नहीं किया जाता है। तो उसी तरीके से ये भी क्या करता है, एक वेलफेयर है, लेबर लॉ जो लेजिस्लेशन है ना, वेलफेयर जो है उसका क्या है, एक वेलफेयर की तरह काम करता है कि उसमें वुमेन को क्या है इस तरीके से इम्प्रूव प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि उसकी जो वर्किंग कंडीशन है उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसको हेल्थ को लेकर, उसकी जॉब की सिक्योरिटी की जाएगी, एंड उसको जो भी मैटरनिटी के टाइम पे जो भी लीव लेती है उसको गारंटेड किया जाएगा, उसको पेमेंट किया जाएगा इस चीज में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, द एक्ट प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट प्रोटेक्ट द वुमेन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वेज अराइजिंग फ्रॉम द टेम्पररी एब्सेंस ड्यू टू द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये कब अराइज होता है, जो टेम्पररी एब्सेंस हो जाता है ना, जब उसको क्या दिया जाता है, बेनिफिट किया जाता है, उसको वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अनलाइक द ऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव इज अ स्टेचुटरी सोशल सिक्योरिटी। तो जिस नॉर्मल लीव होती है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है, लेकिन जो मैटरनिटी जो लीव होती है ना, ये एक स्टेचुटरी सोशल सिक्योरिटी होती है, जिसमें इसको क्या किया जाता है, जो वुमेन होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनकम सिक्योरिटी उसकी प्रोटेक्ट की जाती है कि हाँ इसको पेड किया जाएगा इस टाइम के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, द एक्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वुमेन को फ्रॉम द हजार्डियस वर्क, डिसमिसल, डिस्क्रिमिनेशन, वेज रिडक्शन, डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स क्या बोल रखा है, ह्यूमन राइट लेजिस्लेशन, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस रिकॉग्नाइज दैट जो मैटरनिटी जो प्रोटेक्शन है ना एज अ ह्यूमन राइट की तरह है। ठीक है, ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, हेल्थ, इक्वलिटी एंड सेफ सेफ मदरहुड। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ना हमारा, एक ह्यूमन राइट की तरह ही है कि ये जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं उसमें ह्यूमंस की लाइफ को, उनके डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके राइट्स को मेंटेन करके रखा जाता है, उसी तरीके से ये राइट भी ये एक्ट क्या करता है, जो मैटरनिटी के टाइम पे जो भी वुमेन होती है उसकी डिग्निटी को, उसकी हेल्थ को, इक्वलिटी को, वर्क प्लेस पे किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये इसके नेचर्स हो गए। देन हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, सेक्शन 10 से सॉरी सेक्शन सेकंड बात करता है कि यहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है एक्ट। तो एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, एंड फैक्ट्रीज, माइंस, प्लेटेंशंस, शॉप्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, सर्कल इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं जहाँ एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए, 10 और मोर देन पर्सन होने चाहिए। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट में एक्सटेंडेड कर सकती है द एक्ट को टू द अदर एस्टेब्लिशमेंट, जहां अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वहाँ इसको क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है जैसे रेलवेज हो गया, माइंस हो गया, ठीक है, ऑयल फील्ड्स हो गए, मेजर पोर्ट्स हो गए, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं वो सारे, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। तो जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उसके लिए हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट के जितने भी होते हैं उनके लिए कौन होती है, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन होता है, द पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है अफेयर्स एम्प्लॉयमेंट अफेयर्स के ऊपर, वो होता है जिसकी फैक्ट्री का ओनर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जनरल मैनेजर्स हो गए। वुमेन, एवरी वुमेन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंसी ऑफ द वेजेस, एंड द एक्ट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो उसका मैरिटल स्टेटस यहाँ वो नहीं करता है, उसके ऊपर अप्लाई होता है, मतलब अनमैरिड भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है। वेजेस क्या होता है, इंक्लूडिंग द बेसिक पे हो गया, डियर अलाउंसेस हो गया, कैश अलाउंसेस हो गया, डू नॉट, लेकिन इसमें क्या चीजें इंक्लूड नहीं की गई है, तो बोनस हो गए, ओवर टाइम हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हो गया, एंड ग्रेचुटी जो होती है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। बस वेजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं बेसिक पे, डियर अलाउंसेस एंड कैश अलाउंसेस। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं,
पेमेंट मेड टू द वुमेन ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव, तो उसकी मैटरनिटी लीव जो होती है ना उस टाइम पे जो बेनिफिट्स उसको दिए जाते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें बेजेस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, नॉट ओनली बेजेस बट ऑल्सो द अदर थिंग्स। डिलीवरी क्या होती है, द बर्थ ऑफ द लिविंग और स्टिल बॉर्न चाइल्ड, तो ठीक है, तो ये हमारा डिलीवरी टाइम का होता है। मैसकैरेज क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टाइम, जो भी फुल टाइम होता है कंप्लीट होने से पहले एक्सपल्शन है प्रेगनेंसी का, इट्स अ मिसकैरेज। ठीक है। अदर बेनिफिट, अदर प्रिविलेजेस अंडर दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, कौन कौन से अदर प्रिविलेजेस भी इनको प्रोवाइड किए जाते हैं? तो अपार्ट फ्रॉम द पेड मैटरनिटी लीव, जो भी पेड मैटरनिटी लीव जो दी जा रही है उसके अलावा और क्या की चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है? द एक्ट प्रोवाइड सेवरल अदर प्रिविलेजेस एंड प्रोटेक्शन टू द वुमेन एम्प्लॉइज, दीज इंश्योर द हेल्थ डिग्निटी एंड द जॉब सिक्योरिटी द वुमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी। देखो, मेन पर्पस इस एक्ट का बस यही है कि जो वुमेन एम्प्लॉय है ना, उसकी हेल्थ को, डिग्निटी को, जॉब सिक्योरिटी को, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, जब वो प्रेग्नेंट है उस टाइम पे और आफ्टर द प्रेगनेंसी, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज फोकस करती है कि किस तरीके से हम वो जो वुमेन एम्प्लॉय है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को, डिग्निटी को, जॉब सिक्योरिटी को। ठीक है, पूरे एक्ट का यही वन पर्पज है। तो और कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि मेडिकल बोनस, सेक्शन 8 बात करता है इस एक्ट का। इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड अ फ्री पेरेंटल और द पोस्ट नेटल मेडिकल केयर, अगर कोई भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं कराता है फ्री एंड पोस्ट नेटल मेडिकल केयर, तो वुमेन इज एंटाइटल होती है कि वो मेडिकल बोनस ले सकती है एज प्रेस्क्राइब बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। कि अगर स्टेब्लिशमेंट सेंट्रल का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, स्टेट का होगा तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो मेडिकल बोनस उनको दिए जाएंगे। पर्पस क्या होता है इसका, टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी ऑन द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एंड टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय रिसीव बेसिक मेडिकल सपोर्ट रिसीव कर सके, ये इसका पर्पस होता है। पहला हो गया सेक्शन 8 के अंदर। सेकंड बोलता है लीव फॉर द मिसकैरेज, सेक्शन 9 बात करता है लीव फॉर द मिसकैरेज। अ वुमन हु सफर अ मिसकैरेज और अंडर गोज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज एंटाइटल टू द 6 वीक्स पेड लीव इमीडिएटली फॉलोइंग द मिसकैरेज। जिस तरीके से उसका अगर मिसकैरेज हो जाता है किसी का, तो भी वहां उसको भाई प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी उसको वेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्ट क्या बोल रखा है कि अगर किसी का मिसकैरेज हो जाता है तो 6 वीक्स के लिए, आफ्टर द इमीडिएट मिसकैरेज जब हुआ है उसका, तो 6 वीक्स के लिए उसको पेड किया जाएगा। ठीक है, अब मेडिकल, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। देखो, थर्ड क्या बात करता है, लीव फॉर द ट्यूबोक्टोमी ऑपरेशन। ठीक है, टोकोटोमी ऑपरेशन जब किया था उसके अंदर ये बोल रखा कि अगर लीव उसके लिए भी दी जाएगी। सेक्शन 9 ए बात करता है इसकी ना, इफ द वुमन अंडरगोज अ टोकोटोमी ऑपरेशन, शी इज एंटाइटल टू द 2 वीक्स पीरियड, जो भी होता है जितने टाइम के लिए उसको 2 वीक्स के लिए जितने भी लिए लीव लिया उसने, उस टाइम के लिए क्या किया जाएगा, पेड किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑपरेशन, जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ है उस दिन से। ठीक है, देन फोर्थ क्या बोल रखा है, लीव फॉर द इलनेस arising out of the pregnancy, सेक्शन 8 बात करता है, 10 बात करता है, अगर वुमन इज एंटाइटल्ड टू 1 month additional paid leave if she suffered illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth, miscarriage, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी या टुबोक्टोमी ऑपरेशन के दौरान अगर उसको क्या हो रहा है, वो सारी सब कोई इलनेस सफर कर रहा है, इलनेस से सफर कर रही है, तो उसको 1 मंथ की क्या दी जाएगी, हमें एडिशनल लीव दी जाएगी, तो उसके लिए एडिशनल पेमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, दिस लीव इज एन एडिशनल टू द मैटरनिटी लीव, क्या होगी ये एडिशनल में होगी जो मैटरनिटी लीव है उसके अगर। ठीक है, फिफ्थ बोलता है नर्सिंग ब्रेक, सेक्शन 11 बात करता है, आफ्टर रिज्यूमिंग द वर्क एवरी वुमन इज एंटाइटल टू द 2 नर्सिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग हर डेली वर्किंग आवर्स, में दो उसको नर्सिंग ब्रेक्स उसको दिए जाने चाहिए। दीज ब्रेक्स कंटिन्यू अंटिल द चाइल्ड रीचेस 15th month ऑफ द एज एंड इन एडिशनल टू द नॉर्मल रेस्ट इंटरवल्स। ठीक है, कैच कैश फैसिलिटीज क्या होती है, सेक्शन 11 ए बात करता है कि एवरी स्टैब्लिशमेंट, जो भी स्टैब्लिशमेंट होते हैं जहाँ एम्प्लॉयमेंट कितना होता है, 15 और मोर एम्प्लॉयज होते हैं, तो मस्ट प्रोवाइड कैश फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब कैश फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक एक तरीके से केयरिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वर्क प्लेस होते हैं उन्हीं के अंदर एक डेडिकेटेड केयर फैसिलिटीज होते हैं, सेंटर्स होते हैं, जो कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, जो वहाँ वर्क करते हैं वर्क प्लेस के अंदर, उनके बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी बच्चों की आफ्टर केयर करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, जिसमें कि उनके बच्चे जो होते हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है, जो भी यंग होते हैं या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं उनको। ठीक है, द वुमन इज एंटाइटल टू द 4 विजिट ऑफ द कैच एवरी डे, हर एक डे में वो 4 बार उसमें विजिट कर सकती है, इंक्लूडिंग द रेगुलर रेस्ट इंटरवल। दिस इनेबल वर्किंग मदर्स टू
ब्रेस्ट फीस्ट एंड केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, जिसमें इनेबल होता है क्या, ब्रेस्ट फीडिंग एंड जो भी केयर होती है चिल्ड्रंस की वो इंक्लूड रहता है। देखो 7 क्या बोल रखा है, वर्क फ्रॉम होम। सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 का मतलब इंट्रोड्यूस्ड अ मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब, मैटरनिटी जो बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट जो 2017 था उसके अंदर इसको अमेंडमेंट किया, इसको ऐड किया गया था। वेयर द नेचर ऑफ द वर्क परमिट द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट आफ्टर द मैटरनिटी रिलीफ। जब मैटरनिटी लीव लिया ना तो उस लीव के टाइम पे क्या कर सकती है वो, कुछ आवर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो एग्रीमेंट कर सकते हैं दोनों म्यूचुअली। Protection against the dismissal, section 12. The employer cannot dismiss or discharge a woman during the maternity leave, reduction his wages, and alter her service condition to her disadvantage because of pregnancy and maternity leave. ठीक है, तो वो डिसमिसल नहीं कर सकता, उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता, उसको वेजेस को अल्टर नहीं कर सकता कोई भी कंडीशन को। देन दिस इंश्योर द जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। 9 बोल रखा है प्रोटेक्शन फॉर द हजार्डियस वर्क। सेक्शन 4 बात करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वुमेन कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म work that is a physically strenuous, involve heavy lifting, require the prolonged standing, is likely to interfere with the pregnancy or the harm the mother or the unborn child। ठीक है, इस तरीके से उसको हजार्डियस तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा। सेक्शन 10 का बात करता है, सॉरी 10 पॉइंट्स बोल रहा है, राइट टू रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, इसमें बोल रखा है एन एलिजिबल वुमन हैज अ लीगल राइट टू रिसीव द मैटरनिटी बेनिफिट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट फॉर द पीरियड ऑफ लीव एंड एम्प्लॉयर कैन नॉट डिनाई फॉर दिस बेनिफिट आर्बिट्ररली। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेजेस डिडक्शन, तो एम्प्लॉयर कैन नॉट डिडक्ट नहीं कर सकता वेजेस को बिकॉज द वुमन इज टेकिंग नर्सिंग ब्रेक या अवेलेबल मैटरनिटी लीव या एक्सरसाइजिंग राइट ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है राइट टू द नोटिस। और देखो इसमें क्या बोल रखा है कि पहले कैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2011 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ था कि एवरी एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म द वुमेन एम्प्लॉइज बोथ इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिकली अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल। तो वो जो भी उसकी जो वुमेन एम्प्लॉय है ना उसको क्या इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं अंडर दिस एक्ट एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उस टाइम पे उसको उसको राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक या वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से उसको कम्युनिकेट किया सकता है कि आपके पास क्या हो, उसको नोटिफाई करना, उसको इन्फॉर्म देना कि आपके पास क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन जो भी हमारा वर्क प्लेस है इसके अंदर आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है। राइट टू अप्रोच द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ द मैटरनिटी बेनिफिट्स आर डिनाइड द वुमेन। वुमेन के पास राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सकती है, अगर उसको डिनाई किया जाता है किसी मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए तो वो किसी अथॉरिटी के पास जा सकती है। तो फाइल करेगी, वो कंप्लेंट फाइल करेगी बिफोर द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। इसके अंदर जो भी इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए क्या करेगी, वो उसके पास जाके ने कंप्लेंट फाइल कर सकती है। सीक रिकवरी फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी and pursue other legal remedies available under the labor law or before appropriate court depending on the circumstances। ठीक है, जिस भी तरीके से उसको सूट लगता है उस तरीके से वो जा सकती है, लीगल रेमेडी क्लेम कर सकती है। ठीक है। 14 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन अल्दो द एक्ट प्राइमरली रेगुलेट द मैटरनिटी बेनिफिट्स इट्स प्रोविजंस रीड विद आर्टिकल 15 सॉरी 14 15 clause 3rd and 21 of the constitution protect the women from discrimination based on the pregnancy in the matter covered by this act। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि हमारा जो आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आर्टिकल 14 हो गया, 15 क्लॉज 3rd हो गया, 21, ये हमारे बात करते हैं प्रोटेक्शन के बारे में, राइट्स के बारे में। ठीक है। तो इनमें क्या बोला गया है कि वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके बीच में उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बेस्ड ऑन द प्रेगनेंसी के बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन्स के राइट्स को कि किस तरीके से उसके मैटरनिटी जो बेनिफिट्स हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, और जो भी उसके प्रोविजन है एक्ट के उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल ये इंश्योर करते हैं कि इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। देखो आर्टिकल 14 में क्या बात की है, राइट टू इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है। एंड 15 क्लॉज 3rd बात करता है डिस्क्रिमिनेशन। 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें बोल रखा है कि अगर वुमेन्स या चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग कोई स्पेशल लॉज बना सकते हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो ऐसे लॉज बना सकती है, किसी भी ग्राउंड के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करके बना सकती है लॉज। अगर जहाँ किसी वुमेन या चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई राइट्स बनाते हैं, कोई लेजिस्लेशन लेके आना है तो वो लेके आ सकते हैं। एंड 21 में प्रोटेक्ट किया गया है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज को। ठीक है। देखो इसके नेक्स्ट क्या बात कर रहा है हमारा कि कौन सी अथॉरिटीज, जो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहे थे, वो कौन सी अथॉरिटीज होती हैं एंड किस तरीके से उनका रोल्स एंड ड्यूटीज होती है।
तो व्हाट आर द रोल, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड ऑल्सो डिस्कस द लैंडमार्क जजमेंट्स द कोड। देखो इसमें क्या बोल रखा है, पावर एंड द रोल ऑफ द इंस्पेक्टर अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। द इंस्पेक्टर इज अ प्रिंसिपल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अंडर द एक्ट, एंड ये अथॉरिटी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट करती है। एप्रोप्रिएट कौन अपॉइंट करता है इसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयर कंप्लाई विद द प्रोविजन, इंश्योर करने के लिए कि जो एम्प्लॉयर है ना, जो इस प्रोविजन के जो भी प्रोविजन के जो भी इस एक्ट के जितने प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड दैट द वुमेन एम्प्लॉय रिसीव ऑल द मैटरनिटी बेनिफिट्स रेगुलेटेड बाय द एक्ट, गारंटेड बाय द एक्ट। जो भी लॉ के द्वारा जो एक वुमेन एम्प्लॉय के लिए जितने भी राइट्स मैटरनिटी बेनिफिट्स गारंटेड किया गया है, क्या वो उनको रिसीव कर रही है नहीं कर रही है, ये चीज चेक करने के लिए कौन होता है, इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को देखें तो 14 बात करता है इसमें, सेक्शन 14 अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। 15 पावर्स दे रखी है। 16 में इंस्पेक्टर डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से पेमेंट करना है इन पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में, एंड अपील की भी प्रोसीडिंग दे रखी है इसमें, अपील कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इंस्पेक्टर होता कौन है, एन इंस्पेक्टर इज अ पब्लिक ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट किया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, टू सर सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ द वुमेन एम्प्लॉय। ठीक है, कि वो सुपरवाइज करेगा कि क्या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये इम्प्लीमेंट हो रहा है अच्छे से कि नहीं हो रहा है, क्या वुमेन जो एम्प्लॉय है उसके राइट को सेफ गार्ड प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर एक्ट एज एन enforcement officers, investigating authority, a quasi-judicial authority in the certain matters, and protector of the woman's statutory rights। ठीक है, तो इसके इस तरीके की एक्शन होते हैं कि वो एम्प्लॉय इन्फोर्समेंट एम्प्लॉयर के तौर पे, ऑफिसर के तौर पे काम करता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी भी होती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी होती है, एंड प्रोटेक्टर होता है, वुमेन्स के जो स्टेचुटरी राइट्स होते हैं उनके लिए प्रोटेक्टर होता है। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सेक्शन 14 बात करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट करती है वन और मोर इंस्पेक्टर को, and define the geographical area and establishment over which each inspector will exercise jurisdiction। तो उसके जो भी जहाँ कौन से जुरिडिक्शन में वो काम करेंगे, ये भी कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कौन सा इंस्पेक्टर काम करेगा। ठीक है, पावर्स क्या होती है, सेक्शन 15 बात करता है, इंस्पेक्टर हैज अ वाइड पावर टू एंश्योर द कंप्लायंस विद द एक्ट, के कंप्लाई हो रहा है एक्ट के नहीं हो रहा है, इसको एंश्योर करने के इसके पास में वाइड पावर्स हैं। जैसे पावर टू एंटर प्रोमाइसिस, तो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, मैं एंटर कर सकता है एनी एस्टेब्लिशमेंट में कवर्ड बाय दिस एक्ट एट द रीजनेबल टाइम के अंदर। पर्पस के जो भी रीजनेबल टाइम है ना, उसमें क्या कर सकता है वो इंस्पेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एंटर कर सकता है। पर्पस क्या है, टू इंस्पेक्ट द वर्किंग कंडीशन, के वर्किंग कंडीशंस क्या है उनको इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, टू वेरीफाई करने के लिए जो कंप्लायंस ऑफ द विद द एक्ट, के कंप्लाई हो रहा है एक्ट का नहीं हो रहा है, ये वेरीफाई करने के लिए एंटर कर सकता है। पावर है उसके एग्जामिन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, द इंस्पेक्टर में इंस्पेक्ट कर सकता है अटेंडेंस रजिस्टर को, वेजेस रजिस्टर्स को, मैटरनिटी बेनिफिट्स रिकॉर्ड्स को, लीव रिकॉर्ड्स को, अदर स्टेचुटरी रजिस्टर जो मेंटेन किया था एम्प्लॉय के द्वारा, उन सबको क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। 3 बोल रखा है, पावर टू रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोड्यूस टू बेसिस रिकॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट लेटर, लीव एप्लीकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द इंस्पेक्शन। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ये सारी चीजें उनको प्रोड्यूस करेगा अगर उसको रिक्वायर्ड है उसको डॉक्यूमेंट के लिए कि उसको इंस्पेक्ट करना है जो भी है, तो वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, उनको प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट्स को बिफोर द इंस्पेक्टर के सामने। पावर टू एग्जामिन द पर्सन, इंस्पेक्टर में एग्जामिन कर सकता है, क्वेश्चंस कर सकता है एम्प्लॉयर से, मैनेजर से, सुपरवाइजर से, वुमेन एम्प्लॉइज से, एंड अदर वर्कर से, फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू एक्ट। ठीक है, तो इन सब लोगों से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पावर टू द मेक इंक्वायरी, इंस्पेक्टर में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है रिलेटिंग टू द नॉन पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट्स, इलीगल डिसमिसल, डिनायल द लीव, रिफ्यूजल द नर्सिंग ब्रेक्स, एंड नॉन प्रोविजन द कैच फैसिलिटीज वेयर एप्लीकेबल, एंड एनी अदर वॉल्यूशन ऑफ द एक्ट। फिर इस तरीके की अगर हो रही है चीजें कि एम्प्लॉयमेंट पेमेंट नहीं मिल रहा है, इलीगल डिसमिसल हो रहा है, डिनायल हो रहा है, रिफ्यूजल हो रहा है, और कैच फैसिलिटीज नहीं है, कोई और भी वॉल्यूशन अगर एक्ट का हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या कर सकता है, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर टू टेक कॉपीज, इंस्पेक्टर के पास पावर होती है कि वो कॉपी ले सकता है रजिस्टर की, टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, एंड कलेक्ट कर सकता है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है उनको कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी सेक्शन 15 के अंदर जो पावर्स दे रखी है, 14 में अपॉइंटमेंट हो रहा है, 15 में पावर्स दे रखी है। ये किस तरीके से पावर है, तो एंटर कर सकता है प्रेमाइसिस के अंदर, ठीक है, एग्जामिन कर सकते हैं रजिस्टर रिकॉर्ड्स को, एंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, एग्जामिन कर सकते हैं पर्सन को, एग्जामिन कर सकते हैं इंक्लूडिंग द वुमेन एम्प्लॉइज,
ठीक है, एंड पावर टू मेक इंक्वायरीज कर सकते हैं, पावर टू टेक कॉपीज ले सकते हैं, ठीक है। एंड देन रोल क्या बोल रखा है इसका, नेक्स्ट हमारा रोल। तो इंस्पेक्टर 16 बात करता है, इंस्पेक्टर परफॉर्म द सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉय। इंस्पेक्टर इंश्योर करता है दैट द वुमेन जो है वो रिसीव करे पेड मैटरनिटी लीव, मेडिकल बोनस, नर्सिंग ब्रेक्स, लीव फॉर द मिसकैरेज एंड अदर स्टेचुटरी बेनिफिट। तो ये क्या करेंगे, या इंश्योर करेंगे इस वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इंश्योर करेंगे कि इस तरीके की चीजें उनको रिसीव हो, ये चीज इनके इंश्योर करेंगे। सेटलमेंट ऑफ द कंप्लेंट व्हेन द वुमन कंप्लेंट दैट द मैटरनिटी बेनिफिट हैज नॉट बीन पेड और शी हैज बीन डिसमिस्ड अनलॉफुली, द इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को, अगर उनको लगता है कि इस तरीके से अगर उनको बेनिफिट देने के बाद में, तो वो सेटलमेंट करवा देंगे दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और वुमेन एम्प्लॉयज के बीच में सेटलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन फॉर द पेमेंट, सेटिस्फाइड दैट द कंप्लेंट इज अ जेन्युइन, अगर उनको लगती है कि जो कंप्लेंट है वो जेन्युइन है, तो इंस्पेक्टर क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर को कि वो पे करे मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल बोनस, जो भी अमाउंट है पेएबल की जाना एक्स एक्ट के अंदर, उनको कंप्लाई करे वो। इंश्योरिंग द कंप्लायंस, द इंस्पेक्टर मॉनिटर वेदर एम्प्लॉयर कंप्लाई विद द लीव प्रोविजंस, सेफ्टी मेजर्स, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कैश रिक्वायरमेंट और अदर ऑब्लिगेशन। तो ये इंश्योर करेंगे कि इन सारी चीजों का कंप्लायमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उनका बेसिक पर्पज क्या है कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीजें कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, ये इंश्योर कर चेक करने का काम है उनका। तो यही काम करेंगे वो, कि ये जो सारी चीजें जो लीव मिल रहा है उनको नहीं, कि सेफली मेजर्स मिल रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स मिल रहे हैं कि, रिकॉर्ड करेंगे मेंटेनेंस को, कैच फैसिलिटीज रिक्वायर करेंगे, एंड जो भी अदर ऑब्लिगेशन होंगे अंडर द एक्ट वो सारी चीजें इंश्योर करेंगे, ठीक है। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन, इंस्पेक्टर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा वुमेन्स को फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, इलीगल टर्मिनेशंस, वेजेस रिडक्शंस या असाइनमेंट हजार्डियस वर्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर, उनको इससे क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे एंड प्रिवेंट करेंगे इस एक्सप्लॉइटेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा था, हमारा अपील के बारे में हमने देखी थी, सेकंड सेक्शन सेकंड 17 जो है वो बात करता है अपील के बारे में, कि जो भी अग्रेड पर्सन होता है बाय द इंस्पेक्टर डिसीजंस में फाइल एन अपील बिफोर द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन द टाइम जो भी प्रेस्क्राइब किया गया रूल्स के अकॉर्डिंग, द अपीलेंट अथॉरिटी में कंफर्म मॉडिफाइड सेट असाइड कर सकती है द इंस्पेक्टर्स ऑर्डर। देखो, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जहां अपील करनी होती है वो क्या कर सकती है, कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, जो भी इंस्पेक्टर का ऑर्डर होता है उसको, देखो, ठीक है। ड्यूटीज क्या होती है इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर इज एन इंस्पेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट द रेगुलर इंस्पेक्शन, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी कंप्लेंट है प्रॉम्प्टली, इंश्योर करेंगे कि पेमेंट जो भी पेमेंट है वेटरनिटी बेनिफिट्स का वो दिया जाए, एडवाइस करेंगे एम्प्लॉयर को रिगार्डिंग द कंप्लायंस, एंड मेंटेन करेंगे इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस को मेंटेन करेंगे, एंड प्रोटेक्ट करेंगे जो राइट्स है वुमेन्स को, उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से हम जो इंस्पेक्टर का रोल क्या है, क्या उसकी पावर्स हैं, कहाँ उसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, कौन उसको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है। एंड कहाँ वो अपील कर सकता है, अपीलेंट अथॉरिटी के पास क्या कर सकती है, कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, सेटिस्फाइड कर सकती है इंस्पेक्टर के ऑर्डर को, ठीक है। देन हमारे लास्ट जो जजमेंट्स रह गए तो वो देखते हैं। देखो, इसमें क्या बोल रखा है, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। तो पहला है वी साहा प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोड 1997, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज अ बेनिफिशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन एंड शुड रिसीव अ लिबरल इंटरप्रिटेशन टू एडवांस और सोशल वेलफेयर पर्पस, ठीक है। देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ है ना, बेनिफिट एक्ट जो है वो हमारा क्या बेनिफिशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, बेनिफिट प्रोवाइड कराता है ये हमारे लिए, और सोशल वेलफेयर है, इसका पर्पस क्या है, सोशल वेलफेयर करना है। द कोर्ट एम्फसाइज करता है वुमेन शुड रिसीव द फुल बेनिफिट, जो भी इंटेंडेड है एक्ट के द्वारा वो सारी बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सेकंड बोलता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस फीमेल वर्कर्स मस्टर्ड रोड 2000, द प्रिंसिपल क्या बोल रखा है इसमें, जो भी निकल के आया था, when maternity benefits cannot be denied merely because women are employed on the casual muster rule basis, जो भी एम्प्लॉय है, वुमेन जो एम्प्लॉइज हैं वो कैजुअल और मस्टर रूल के ऊपर बेसिस थी, इस वजह से उनको क्या नहीं कर दिया जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए डिनाई नहीं कर दी जाए। तो कोड लिंक द मैटरनिटी प्रोटेक्शन आर विद आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड 42 मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया था, जो ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोटेक्शन है ना, इसको लिंक किया था आर्टिकल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के, इसको डिनाई नहीं किया सकता, ये एक फंडामेंटल राइट है एंड स्टेट की ड्यूटीज भी है, ठीक है।
देखो नेक्स्ट हमारा बोल रहा है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा 1981। इससे बोल रहा है सर्विसेज कंडीशन रिक्वायर्ड टर्मिनेशन ऑफ और इम्पोजिंग द एडवांस consequences ड्यू टू प्रेगनेंसी वर हेल्ड टू बी आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी रीइंफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉय। देखो इसमें क्या हो रही थी, जो वुमेन थी ना वो एयर इंडिया के अंदर एम्प्लॉयर थी, और जो प्रेग्नेंट हो जाती है उस टाइम पे, प्रेगनेंसी होती है उसके टाइम पे, तो इसमें भी क्या बोला गया था कि जो सर्विस कंडीशन जो रिक्वायर की जाती है ना, टर्मिनेटिंग एंड इम्पोजिंग एडवांस कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू प्रेगनेंसी वर हेल्ड टू द आर्बिट्ररी। अगर जो भी वुमेन होती है, प्रेग्नेंट होती है अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, तो जो भी उसके टर्मिनेशन करना या उसको एडवांस कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज देना, तो ये क्या चीजें होती है, आर्बिट्ररी एक्शंस होता है, डिस्क्रिमिनेटरी होता है ये। ठीक है, अगेंस्ट उसके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट में होता है, जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं आर्टिकल 14, 15 और 21 एंड 42 के अंदर, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सब उसके अगेंस्ट में होते हैं, आर्बिट्ररी एक्शंस है ये। ठीक है, reinforcing the constitutional protection for the women employee। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, तो ये क्या करता है, ये आर्बिट्ररी एक्शन बताया गया था इस केस के अंदर। नीरा माथुर नीरव माथुर वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोला गया था। देखो इसमें बोला गया था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंपेलिंग अ वुमन टू डिस्क्लोज द इंटीमेटेड डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी एज अ कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वायलेंस हर डिग्निटी एंड प्रिवेसी। देखो इसमें क्या बोला गया था कि अगर हम किसी वुमेन को कंपेल करते हैं उसके इंटीमेटेड डिटेल है जो रिगार्डिंग प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसको ऐसे बोलते हैं कि ये हमारी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, आपको अपने जो भी डिटेल्स है वो बतानी पड़ेंगी। तो ये क्या उसकी वॉलेशन करता है उसका डिग्निटी एंड प्राइवेसी को, आर्टिकल 21 के अंदर ये क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते, ये उसका वॉल्यूशन है उसकी डिग्निटी का एंड प्राइवेसी का। तो ये हमारे जजमेंट्स हो गए जिसमें वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था एंड फंडामेंटल राइट्स बताया गया था कि जो भी ये राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर कवर किए जाते हैं। अब देखो हमने जहाँ ये आर्टिकल्स के बारे में देखा था, तो इसका थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट ड्राइव रिलेशन फ्रॉम द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। तो एक्ट, ये एक्ट जो है इसकी एक अपने अलग से हिस्ट्री रही है कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ था, लेकिन इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के साथ में भी इसका क्या है, एक लेजिटिमेसी है। तो वो किस तरीके से है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या करता है, इनको लेजिटिमाइज करता है कि कौन सा एक्ट जो है, जो भी लेजिस्लेशन है वो वैलिड है इनवैलिड है, इस तरीके से। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आर्टिकल 14 गारंटेड करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोवाइड द मैटरनिटी बेनिफिट डज नॉट violate the equality because pregnancy is an unique biological, sorry, is a unique biological condition require the special protection। ठीक है, 15 थर्ड बोल रखा है empower the state to make special provisions for the women and children। This is an enabling provisions that constitutionally validate करता है, ये constitutionally validate करता है maternity legislation को, जो भी एक्ट है उसको validate करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली हेड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के अंदर बार बार ये चीजें रिपीट की है, दैट द मैटरनिटी बेनिफिट्स आर परमिशिबल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या बोल रखा है, गारंटेड करता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी क्या होना चाहिए, हमारे इक्वलिटी दे रखी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में भी। तो प्रेगनेंसी कैन नॉट बी यूज्ड एज एन अनरीजनेबल ग्राउंड फॉर डिनाइंग एम्प्लॉयमेंट और इम्पोजिंग डिस्क्रिमिनेशन सर्विस कंडीशन। ठीक है, 21 क्या बोल रखा है, राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, रिप्रोडक्शन ऑटोनॉमी, सेफ मदरहुड एंड मेटरनल हेल्थ केयर, ये सारे हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी जो है उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 टू इनकम्पस दीज राइट्स। ठीक है, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, इसको एक्सपेंड करते रहता है, इसमें बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड करते रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 39 ई जो है वो बात करता है, क्लॉज ई, द स्टेट में इंश्योर दैट द वर्कर्स आर नॉट कंपेल्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू अंडरटेक द वर्क हार्मफुल टू देयर कंडीशन, टू देयर हेल्थ। ठीक है, तो स्टेट इंश्योर करता है, इसमें स्टेट की ड्यूटीज होती है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस तरीके की इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए वो इस तरीके के हार्मफुल काम करें जिससे कि उनकी हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट देयरफॉर बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, तो प्रेग्नेंट वुमेन को उसमें से क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 39F क्या बोल रखा है, चिल्ड्रन से शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी डेवलप्ड इन द कंडीशन ऑफ फ्री कंडीशन ऑफ द फ्रीडम डिग्निटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो चिल्ड्रंस के लिए भी इसमें एक ड्यूटी दी गई है, स्टेट की ड्यूटी है, तो चिल्ड्रंस को क्या करेगी, वो एक अपॉर्चुनिटी देगी कि वो डेवलप कर सकते हैं इन दी फ्रीडम डिग्निटी एंड हेल्थ वाली कंडीशन में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो मैटरनिटी बेनिफिट इनडायरेक्टली फुलफिल दीज कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स।
आर्टिकल 42 क्या बात करता है? इसको हल्ट बोला जाता है एक्ट का। आर्टिकल 42 ऑफ द स्टेट्स दैट द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी बे रिलीफ। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि स्टेट क्या करेगा, रूल्स बनाएगा, प्रोविजंस में मेक श्योर करेगा कि जो भी सिक्योर करेगा कि जो भी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, मैटरनिटी रिलीफ जो प्रोवाइड किया जाएगा वो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। तो दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज द डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट है, ऑल्दो नॉट इन्फोर्सेबल बाय द, हालांकि ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट्स के द्वारा ऑन इट्स ओन। आर्टिकल 241 गाइड्स लेजिस्लेटिव पॉलिसीज एंड has been relied upon this upon by the Supreme Court while interpreting the maternity rights। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स जो डीएपीएसपी जो होता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब उनके अगेंस्ट में हम क्या नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये यही बोलता है कि हालांकि हम 42 के लिए हम कोर्ट में नहीं इन्फोर्स नहीं कर सकते इस चीज को, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करता रहता है हमारे। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे अपने ऐसे जजमेंट के अंदर क्या किया है, जो हमारे मैटरनिटी राइट्स हैं उनको इंटरप्रेट किया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, है ना, और उनको प्रोटेक्ट भी किया है। तो ठीक है। तो ये हमारे सारे काज कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी हमारा हमने इसमें जजमेंट्स देखे, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस देखे, इंस्पेक्टर का रोल देखा कि इंस्पेक्टर किस तरीके से होता है, उसकी अपील कहाँ जाती है, कौन उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है। एंड इससे पहले हमने ये सारी चीजें देखी थी कि कब क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, कौन कौन से राइट्स होते हैं, नेचर्स क्या होता है इस एक्ट का। ठीक है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर कोई भी चीजें फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।